हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। हम चैप्टर 23 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 23 में हमने सेक्शन 290 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम उसके फर्दर सेक्शंस को जानेंगे, सेक्शन 291 से लेकर के सेक्शन 299 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरेक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको बैरेक्ट लैंग्वेज भी क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 291 किस बारे में बात करते हैं? डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस, मतलब कि जो मेडिकल विटनेस होता है, जो सिविल सर्जन होता है, उसको एक विटनेस माना जाएगा। ठीक है, जब वो कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बयान देता है तो कोर्ट में, जो उसका फर्स्ट क्लोज है, द डिपोजिशन ऑफ सिविल सर्जन और अदर मेडिकल विटनेस टेकन एंड अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड और टेकन ऑन कमीशन अंडर द चैप्टर में बी गिवन इन एविडेंस इन एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड although the deponent is not called as a witness। मतलब कि जो सेक्शन 291 है, इसका जो फर्स्ट क्लोज है, वो सिंपली ये बात करता है कि जो डिपोजिशन देता है सिविल सर्जन या फिर कोई अदर मेडिकल विटनेस, ठीक है, तो वो जो दे रहा है अपनी स्टेटमेंट, या फिर जो मजिस्ट्रेट है वो उस मजिस्ट्रेट के सामने जो एक्यूज है उसके प्रेजेंट में दे रहा है, ठीक है, तो वो अटेस्टेड कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। और टेकन ऑन कमीशन, या फिर कोई कमीशन के थ्रू, जो कमीशन इशू किया गया था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कमीशन के बारे में। कमीशन इशू किया जाता है जो विटनेस को क्या करता है? एग्जामिन करता है, या फिर किसी कमीशन के थ्रू लिया जाता है चैप्टर में, या फिर मे बी गिवन इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, या फिर वो लिया जाता है किसी ट्रायल, इंक्वायरी या फिर जो प्रोसीडिंग चल रही है उस केस की, उसमें ऑल्दो द डेपोनेंट इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस, तो उसको ऐसा विटनेस नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, जो डिपोजिशन दे रहा है सिविल सर्जन या फिर कोई अदर मेडिकल विटनेस। ठीक है, और जो सेकंड क्लोज है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को ये ठीक लगता है, एंड शैल ओन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड, मतलब कि जो एक्यूज्ड पर्सन है और जो प्रोसिक्यूशन पक्ष की साइड से है, वो एप्लीकेशन देंगे कब? समन एंड एग्जामिन एनी सच डेपोजिट एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज डिपोजिशन। जैसे कि हमने सब क्लोज फर्स्ट में पढ़ा है कि कोई सिविल सर्जन या फिर कोई अदर मेडिकल विटनेस अपने डिपोजिशन देता है कोर्ट में, बयान देता है अपने कोर्ट में, तो उसके बेस पर प्रोसिक्यूशन और जो एक्यूज साइड से है, दोनों ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी लगा सकता है कि वो उस पर्सन को एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है, उस पार्टी के थ्रू जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं एक्यूज या फिर कोई प्रोसिक्यूशन के द्वारा, उनको उस डेपोनेंट को एग्जामिन किया जाएगा, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट मैटर थे उस डिपोजिट से रिलेटेड। ठीक है, तो 291 सिंपली बात करते हो। जो सेक्शन 291A है, उसमें आइडेंटिफिकेशन की बात की गई, रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, एनी डॉक्यूमेंट टू बी ए रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर द हैंड ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन और प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड एज ए विटनेस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड ऑल्दो सच मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस। मतलब कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट है जिस रिपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर द हैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में, किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, उसको ऐसे यूज किया जा रहा है एविडेंस, किसमें? इंक्वायरी में, ट्रायल में, या फिर किसी प्रोसीडिंग में जो उस केस की प्रोसीडिंग चल रही है। ऑल्दो सच मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस, तो उस मजिस्ट्रेट को जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है रिपोर्ट को, तो उसको एज ए विटनेस नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट को। और जो उसका प्रोवाइजो है, provided that where such report contains a statement of any respect or witness to which the provisions of section 21, section 21, section 32, section 33, section 155 or section 157 as the case may be of the Indian Evidence Act apply, such statement shall not be used under this subsection except in accordance with the provisions of those sections। जो भी अभी हमने सेक्शन पढ़ाए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, मतलब कि जो भी सेक्शन मैंने आपको बताया इसी प्रोविजन में, ठीक है, 21, 32, 33, 155, 157 जो भी इंडियन एविडेंस के सेक्शन है, ठीक है, वो कंटेन नहीं होंगे जो वो स्टेटमेंट ली जा रही है विटनेस की, ठीक है, तो उसमें अप्लाई नहीं होंगे, नॉट यूज अंडर दिस सबसेक्शन, जो हम सबसेक्शन पढ़ रहे हैं इसमें यूज नहीं होंगे ये सेक्शन, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दोस सेक्शंस, मतलब कि जो एग्जॉस्टन में दे रहे हैं उनको उसके बेस पर इन सेक्शन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, और जो सेकंड क्लोज है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्यूज समन एंड एग्जामिन सच मजिस्ट्रेट एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेड रिपोर्ट। मतलब कि जो कोर्ट, अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि जो भी एप्लीकेशन दे रहे प्रोसिक्यूशन जो एक्यूज है वो समन करते हैं समन और एग्जामिन करने के लिए
मजिस्ट्रेट को सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, उस रिपोर्ट से रिलेटेड, तो वो कर सकते हैं समन और एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसके बेस पर वो एप्लीकेशन देंगे प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड, जैसे भी कोर्ट को ठीक लगता है। तो ये हमारा सेक्शन 291A था। अब हम चलते हैं 292 में, एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ द मिंट। इसमें मिंट की बात की गई। मिंट का मतलब होता है जो एक मोहर बनाते हैं, जैसे कि स्टाम्प होते हैं, ठीक है, नोट्स होते हैं, नोट्स, करेंसी नोट्स, ठीक है, या फिर जो सिक्के होते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर इसमें इससे रिलेटेड बात की गई। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इनको इन मिंट को क्या करते हैं, इनको बनाते हैं, ठीक है, जो भी इनके अथॉरिटी में है वो, तो उनके वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो एविडेंस देंगे, उनको वो रिपोर्ट बनाकर एविडेंस देते हैं, तो उनको भी माना जाएगा एज एविडेंस। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ए रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ एनी सच ऑफिसर ऑफ एनी मिंट और एनी नोट प्रिंटिंग प्रेस और एनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इंक्लूडिंग द ऑफिसर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरी और ऑफ एनी फोरेंसिक डिपार्टमेंट और डिवीजन ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी or any government examiner of question document or any state examiner of questioned documents as the case may be, the central government may by notification specify in this behalf upon any matter or thing duly submit to him for examination and report in the course of any proceeding under this code may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code, although such officer is not called as a witness। जो भी हमने इन डिपार्टमेंट की बात की है, जो भी ऑफिसर होता है नोट प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है जो, या फिर जो स्टाम्प से रिलेटेड, जो स्टेटनरी से रिलेटेड जो कंट्रोल है, वो कंट्रोलर ऑफिसर है वो, या फिर फोरेंसिक डिपार्टमेंट से है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से है, जो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन, मतलब उनको एग्जामिन किया जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा है, ठीक है, एज ए रिपोर्ट, स्टेट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एज द केस में द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपने बिहाफ में जो भी उसने ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं उन डिपार्टमेंट में, वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसको, जैसे कि उनको जो एविडेंस दे रहे हैं वो ऑफिसर, तो उनको ऐसा विटनेस नहीं बुलाया जाएगा उन ऑफिसर्स को, ठीक है, कोर्ट में उनको एज ऑफिसर नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन कब बुलाया जाएगा, इसमें आगे बताया है सेकंड क्लोज में, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन एग्जामिन एनी सच ऑफिसर एज टू दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट। मतलब कि अगर कोर्ट को ये ठीक लगता है कि उस ऑफिसर को क्या करना है, समन करना है एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको एग्जामिन करना है, एनी सच ऑफिसर, जो भी हमने ऑफिसर्स की बात की है अपने फर्स्ट क्लोज में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट, जो भी उसने रिपोर्ट बनाकर दिया है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो उनको एग्जामिन कर सकते हैं समन करके। तो इसमें एक प्रोवाइसो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑफिसर शैल बी समन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड ऑन विच द रिपोर्ट इज बेस्ड। मतलब कि जो ऑफिसर है जिसको समन किया जा रहा है कोई भी प्रोड्यूस करने के लिए कोई रिकॉर्ड, ठीक है, जो रिपोर्ट वो दे रहा था उसके बेस पर, जो उसने पहले रिपोर्ट दी थी उसके बेस पर, जो किस बेस पे वो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, किसके बेस पर थी, तो उससे रिलेटेड उस ऑफिसर को समन नहीं किया जाएगा कि वो प्रोड्यूस करे वो डॉक्यूमेंट, जो वो रिपोर्ट थी वो किसके बेस थी, ठीक है। तो इसका जो थर्ड क्लोज है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, नो ऑफिसर शैल except with the permission of the general manager or any officer in charge of any mint or of any note printing press or any security printing press or of any forensic department, any officer in charge of the forensic science laboratory or of the government examiner of questioned documents organization or of the state examiner of questioned document organization as the case may be printed। मतलब कि जो थर्ड क्लोज मैंने अभी आपको बताया है, इसमें जो 123 और जो सेक्शन 124 है एविडेंस एक्ट का, वो किस बारे में बात करता है, मतलब कि स्टेट अफेयर से रिलेटेड, मतलब कि जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको लीक नहीं किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो उसके बेस पर ऑफिसर को नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन दिया गया है कि कब उस ऑफिसर को बुलाया जा सकता है, स्टेट अफेयर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल अफेयर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उनको शो करने के लिए, ठीक है, उनको कब बुलाया जाएगा, विद द परमिशन ऑफ द जनरल मैनेजर। जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो जनरल मैनेजर है उससे परमिशन लेनी होगी, ठीक है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एनी मिंट, या फिर जो मिंट का जो ऑफिसर इंचार्ज है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर एनी नोट प्रिंटिंग प्रेस, मतलब कि जो नोट प्रिंटिंग प्रेस का जो ऑफिसर है उससे परमिशन लेनी होगी,
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और ऑफ एनी फोरेंसिक डिपार्टमेंट, उसका जो ऑफिसर इंचार्ज है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है, और ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा केस में भी। तो ये सभी जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो वो ऑफिसर्स बताए हैं उससे रिलेटेड वो उनको परमिट करते हैं, ठीक है। तब जाकर वो ऑफिसर क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स देंगे जो स्टेट अफेयर से रिलेटेड है, जो सेक्शन 123 और सेक्शन 124 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया है उसके अंडर दे सकते हैं फिर वो परमिशन लेके, ठीक है। तो इसमें एक ए और बी पॉइंट है। बी परमिटेड के बाद है टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम एनी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑन विच द रिपोर्ट इज बेस्ड, मतलब कि वो एविडेंस देंगे, वो डिराइव करेंगे जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। अनपब्लिश्ड की बात की गई, ऑन विच द रिपोर्ट इज बेस्ड, कि जो रिपोर्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो परमिट करेंगे। टू डिस्क्लोज द नेचर और पर्टिकुलर ऑफ एनी टेस्ट अप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ दैट मैटर और थिंग, ठीक है। वो डिस्क्लोज करेंगे उसके नेचर और पर्टिकुलर्स को, ठीक है, जो अप्लाइड हो गए बाय इन द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो भी उसका एग्जामिनेशन होगा ऑफ द मैटर और थिंग, जो भी मैटर और थिंग होंगे उसके बेस पर। तो ए और बी में सिंपली जो थर्ड क्लॉज है ए और बी इसमें परमिट किए जाएंगे इसके अंडर में, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट। और जो सेक्शन 293 है, 293 बात करता है रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, मतलब कि जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं साइंटिफिकली जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट्स होगी वो भी ली जा सकती है। जिसका फर्स्ट क्लोज है वो बताता है एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ए रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ ए गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट टू whom this section applies upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis and report in the course of any proceeding under this code may be used as evidence in any inquiry trial or other proceeding under this code। तो उसका जो फर्स्ट क्लोज है, जो भी डॉक्यूमेंट परपोर्ट किए जा रहे टू बी ए रिपोर्ट अंडर द हैंड ऑफ ए गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, मतलब जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट है उसके थ्रू, ठीक है, जो भी रिपोर्ट दे रहा है वो सेक्शन अप्लाइज होगा ये वाला, ठीक है। अपॉन एनी मैटर और थिंग, किसी भी मैटर और थिंग से रिलेटेड ड्यूली सबमिटेड, तो वो ड्यूली सबमिटेड करेगा उस रिपोर्ट को हिम फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, टू हिम फॉर एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन किया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा उस रिपोर्ट पर इन दी कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है इस कोड के अंडर, ठीक है। और इसमें मे बी यूज्ड एज एविडेंस, तो उस जो वो रिपोर्ट बनाकर दे रहा है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, वो एविडेंस किसमें यूज हो सकता है, इन एन इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, ठीक है, जो अंडर दिस कोर्ट चलेगी। और जो इसके अंदर सेकंड क्लोज है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समवन एंड एग्जामिन एनी सच एक्सपर्ट एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट, जो भी इस गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट था जिसने रिपोर्ट बनाकर दी थी उसका एज एविडेंस यूज किया जा रहा था फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सेकंड क्लोज है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि उस जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट है उसको समन करे, उसको एग्जामिन करे, ठीक है, उस एक्सपर्ट को टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट, जो भी उसने रिपोर्ट बनाकर दिया है उसके सब्जेक्ट मैटर पर, तो उसके बेस पर कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो समन और एग्जामिन करेगा, ठीक है, उस एक्सपर्ट को। और जो थर्ड क्लोज है, वेयर एनी सच एक्सपर्ट इज समन्ड बाय कोर्ट, अगर किसी एक्सपर्ट को समन किया जा रहा है बाय कोर्ट एंड ही इज अनेबल टू अटेंड पर्सनली, लेकिन वो अनेबल है, वो पर्सनली अटेंड नहीं हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ही में अनलेस द कोर्ट हैज एक्सप्रेसली डायरेक्टेड हिम टू अपीयर पर्सनली, मतलब कि उसमें कोर्ट अगर एक्सप्रेसली डायरेक्ट कर देते कि वो पर्सनली अपीयर नहीं हो सकता है, तो वो अपनी जगह पर किसी और को जो उसका सबऑर्डिनेट है उसको भेज दे जो उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखता हो, ठीक है। डिप्यूट एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वर्किंग विद हिम टू अटेंड द कोर्ट, तो वो डिप्यूट करेगा अपने रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को वर्किंग विद हिम, जो उस पर काम कर रहा है वो अटेंड करेगा कोर्ट को, ठीक है। इफ सच ऑफिसर इज कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कैन सेटिस्फैक्टरी डिपोज इन द कोर्ट ऑन हिज बिहाफ, अगर वो जो ऑफिसर है वो कन्वर्सेंट है, उस फैक्ट को जानता है ऑफ द केस, जो भी केस का फैक्ट है, एंड कैन सेटिस्फैक्टरी डिपोज इन द कोर्ट ऑन हिज बिहाफ, तो उसके बिहाफ पर वो डिपोज करेगा कोर्ट में, ठीक है, सेटिस्फैक्टरीली। और जो फोर्थ क्लॉज है, फोर्थ क्लॉज बात करता है दिस सेक्शन अप्लाइज टू द फॉलोइंग गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स नेमली, तो इसमें जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स है उसके अंदर जो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स है वो डिपार्टमेंट इसमें बताया गया है कि कौन कौन से इसमें गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इसमें ए पॉइंट बताता है एनी केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू गवर्नमेंट, ठीक है। और जो बी पॉइंट है द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, द डायरेक्टर ऑफ द फिंगर प्रिंट ब्यूरो, द डायरेक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, द डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। और जो एफ है द सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट
एनी अदर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। मतलब कि जो ये इसका 4th क्लोज है सेक्शन 293 का, इसमें गवर्नमेंट जो साइंटिफिक एक्सपर्ट है वो बताए हैं, ठीक है, 4th क्लोज में। तो ये आपको पता ही होगा, जो भी गवर्नमेंट मैंने आपको बताया है, जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, जो भी डायरेक्टर थे इसमें, वो क्या कर सकते हैं, वो एक गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट माने जा सकते हैं, ठीक है, इस सेक्शन को अकॉर्डिंग। और अब हम चलते हैं इसमें 294 में। 294 बात करता है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि फॉर्मल प्रूफ की जरूरत नहीं है जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है। कब नहीं है, इसमें फर्स्ट क्लोज बताता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट by the prosecution or the accused, the particulars or of every such document shall be included in the list, and the prosecution or the accused, as the case may be, or the pleader for the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document। मतलब कि जो फर्स्ट क्लोज है, अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है बिफोर कोर्ट के सामने बाय द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज, दोनों पार्टियों ने, द पर्टिकुलर्स और एवरी सच डॉक्यूमेंट, जो भी पर्टिकुलर्स है उस डॉक्यूमेंट के, शैल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, तो वो इंक्लूड किया जाएगा इन द लिस्ट में, एक लिस्ट बनाकर। एंड द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज, जो दोनों पार्टी, प्रोसिक्यूशन जो अक्यूज है, एज द केस में भी, और द प्लीडर फॉर द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज, या फिर कोई प्लीडर है प्रोसिक्यूशन और अक्यूज साइड से, ठीक है, दोनों के साइड से, इफ एनी शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एडमिट और डिनाई द जेन्युइननेस ऑफ ईच ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, तो उनको बुलाया जाएगा। वो एडमिट अगर करते हैं या फिर डिनाई करते हैं जेन्युइन ऑफ ईच सच डॉक्यूमेंट, तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट के वो पर्टिकुलर्स थे, उनसे उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि उनसे एडमिट करवाए जाएंगे और डिनाई करवाए जाएंगे जो भी जेन्युइननेस है उस डॉक्यूमेंट के। सेकंड क्लोज है द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो लिस्ट हो गई डॉक्यूमेंट्स की, वो जो भी प्रेस्क्राइब किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो वैसे ही उसकी लिस्ट को डॉक्यूमेंट्स की प्रिपेयर करके देंगे कोर्ट में, ठीक है। और जो थर्ड क्लोज है वेयर द जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड, और जो जेन्युइननेस है, जो उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस है, अगर वो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो क्या होगा, सच डॉक्यूमेंट में बी रीड इन एविडेंस इन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, तो उस डॉक्यूमेंट के जो भी जेन्युइननेस है, जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसको रीड करके सुनाया जाएगा इन एविडेंस का, कब, इंक्वायरी में, ट्रायल में, या फिर किसी अदर प्रोसीडिंग में जो इस कोड के अंदर चलती है, विदाउट प्रूफ ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, मतलब कि कोई भी अगर उसमें सिग्नेचर नहीं है पर्सन के, तो भी वो उसको एक एविडेंस मानकर सुनाया जा सकता है इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में। तो वो इट परपोज टू बी साइंड, ठीक है, उसको परपोर्ट भी किया जाएगा एज अ साइंड। प्रोवाइसो है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स सिग्नेचर टू बी प्रूफ्ड, मतलब कि अगर कोर्ट को ये लगता है, उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो रिक्वायरमेंट है जो सिग्नेचर है वो प्रूव किए जाए, ठीक है, तो उसके बेस पर कोर्ट कह सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 294 था, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। अब हम चलते हैं 295 में, एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि जब एफिडेविट दिया जाता है बाय किसी भी पर्सन के थ्रू, ठीक है, तो वो एज अ इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट था उसमें एज अ प्रूफ माना जाएगा एफिडेविट में। तो इसमें प्रोसीजर बताया, when any application is made to any court in the course of any inquiry, trial or other proceeding under this code, and allegations are made therein respecting any public servant, the applicant may give evidence of the fact alleged in the application by affidavit, and the court may, if it think fit, order that evidence relating to such fact is be so given। मतलब कि इसमें बताया गया कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है, कोई भी एप्लीकेंट, ठीक है, किसके कब देगा, इन द कोर्ट, इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान, मतलब कि उसका कोई केस चल रहा है तो उसके दौरान, किसके दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान, या फिर प्रोसीडिंग जो चल रही है अंडर दिस कोड, तो उसके दौरान वो एप्लीकेशन दे सकता है बिफोर द कोर्ट। उसने एलिगेशन लगाया इन रिस्पेक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट उसने कोई भी जो एलिगेशन लगाए हैं बाय एफिडेविट, ठीक है, द एप्लीकेंट में गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट, तो एप्लीकेंट क्या करेगा, जो एप्लीकेशन दे रहा है वो एविडेंस देगा ऑफ द फैक्ट एलिज्ड टू द एप्लीकेशन बाय एफिडेविट, मतलब कि बाय एप्लीकेशन एफिडेविट, जो एफिडेविट है वो एफिडेविट पे बाय ओथ देगा, जो भी एप्लीकेशन देगा, जो भी फैक्ट थे उस केस के जो पब्लिक सर्वेंट्स के रिस्पेक्ट में है। एंड द कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट, ऑर्डर दैट एविडेंस रिलेटिंग टू सच फैक्ट बी सो बी गिवन, और कोर्ट क्या आपको अगर ठीक लगता है जो ऑर्डर देगा एविडेंस रिलेटिंग टू सच फैक्ट बी सो गिवन, जो भी उसने फैक्ट दिया है उससे रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं उसके एविडेंस पर, ठीक है, कोर्ट। अब हम चलते हैं 296 में, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, मतलब कि फॉर्मल कैरेक्टर पर जो एफिडेविट दिया जा रहा है इन एविडेंस,
तो इसमें प्रोसीजर बताया फर्स्ट क्लोज में, द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन वॉज एविडेंस इज ऑफ ए फॉर्मल कैरेक्टर में बी given by affidavit and may subject to all just exceptions be read in evidence in an inquiry, trial or other proceeding under this code। फर्स्ट क्लोज है, इसमें अगर कोई पर्सन एविडेंस दे रहा है, वो एविडेंस ऑफ ए फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल एविडेंस दे रहा है, कैरेक्टर में बी गिवन बाय एफिडेविट, और वो बाय एफिडेविट दे रहा है एविडेंस, एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शन, जो भी उसमें सब्जेक्ट थे ऑल जस्ट एक्सेप्शन, तो उसको रीड किया जाएगा इन एविडेंस, ठीक है, इन एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में, जो भी अंडर दिस कोड चल रही है। तो इसके अंदर जो सेकंड क्लोज है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर और द अक्यूज्ड समन एंड एग्जामिन एनी सच पर्सन एज टू द फैक्ट कंटेन्ड इन हिज एफिडेविट, जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी थी बाय एफिडेविट, ठीक है, वो एविडेंस दे रहा था उसके फैक्ट के, तो अगर कोर्ट को लगता है जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी थी, जो भी प्रोसिक्यूशन था या कोई अक्यूज था, दोनों में से किसी भी के भी थ्रू लगी थी, तो वो जो पर्सन, अगर उसको एग्जामिन करना है उस पर्सन को, ठीक है, जो भी उसने एफिडेविट दिया था उसके फैक्ट से रिलेटेड, जो भी उसने कंटेंट किया था एफिडेविट में, तो उसको एग्जामिन कर सकती है, ठीक है, दूसरी पार्टी भी कर सकती है या फिर को बाय कोर्ट किया जा सकता है एग्जामिन। तो 296 सिंपली यही बात करता है। अब हम चलते हैं 297 में, अथॉरिटीज बिफोर वोम एफिडेविट में बी स्वॉर्न, मतलब कि अथॉरिटीज जो होती है, वो जो एफिडेविट दे रहा है मे बी स्वॉर्न, तो उसमें अथॉरिटीज बताया गई है, जो एफिडेविट दे रहा है वो मे बी स्वॉर्न देगा, एक स्वॉर्न होती है उसके थ्रू, जैसे कसम ओथ दिलाई जाती है उसके थ्रू। अंदर जो फर्स्ट क्लोज है, एफिडेविट टू बी यूज्ड बिफोर एनी कोर्ट अंडर दिस कोड मे बी स्वॉर्न और अफर्म्ड बिफोर, मतलब जो एफिडेविट यूज किया जा रहा है बिफोर एनी कोर्ट अंडर दिस कोड मे बी स्वॉर्न और अफर्म्ड, तो वो एज ए स्वॉर्न और अफर्म्ड देगा, ठीक है, इस कोड के अंदर। उसके अंदर ए बी सी पॉइंट बताया है, एनी जज और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो वो स्वॉर्न कहां पर ले सकता है, वो जज के सामने भी, या फिर जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जज के सामने वो स्वॉर्न अफर्म करेगा बाय एफिडेविट, ठीक है, जो भी वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। तो और बी क्लोज है, एनी कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया गया है ओथ कमिश्नर, उसके सामने अफर्म करेगा, स्वॉर्न करेगा, जो भी एफिडेविट में वो लिखवाया जा रहा है, या फिर किसी जो सी पॉइंट है, या फिर किसी एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर दिस नोटरी एक्ट 1952, जो नोटरी एक्ट 1952 है उसके अकॉर्डिंग जो अपॉइंट किया जा रहा है नोटरी के बेस पर ऑफिसर, तो वो भी उसको ओथ है उसको अफर्म करेगा, उसको स्वॉर्न करेगा, जो भी वो एफिडेविट में दे रहा है। तो ये फर्स्ट क्लोज था। अब हम चलते सेकंड क्लोज में, एफिडेविट्स शैल बी कन्फाइंड एंड शैल स्टेट सेपरेटली सच फैक्ट एज द डेपोनेंट इज एबल टू प्रूव फ्रॉम हिज ओन नॉलेज एंड सच फैक्ट एज ही हैज रीजनेबली ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, एंड इन द लेटर केस द डेपोनेंट शैल क्लियरली स्टेट द ग्राउंड ऑफ सच बिलीफ। तो सेकंड क्लोज सिंपली ये बात करते हैं, जब हम एफिडेविट देते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी एफिडेविट दे रहा है, अपनी बात को रख रहा है, तो उसमें वो ये भी लिखेगा जो उसके रीजनेबल ग्राउंड थे, वो उसमें लिखेगा, जो भी वो ग्राउंड लिख रहा है वो एज बिलीव टू बी ट्रू, तो वो कहेगा ये जो मैंने बात लिखी है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एक सच है, ठीक है, वो झूठ नहीं है। तो उसके अंदर ये भी लिखेगा, पर्सन एबल टू प्रूव फ्रॉम हिज ओन नॉलेज एंड सच फैक्ट एज ही रीजनेबल ग्राउंड, तो वो रीजनेबल ग्राउंड देगा टू बिलीव टू बी ट्रू, जो उसे विश्वास है कि वो सच है, ठीक है, तो वो एक उसमें एफिडेविट बाय ओथ देगा, ठीक है, जो भी उसके ग्राउंड थे, जो भी क्लियरली स्टेट कर रहा है अपने बिलीफ में, ठीक है, जो डेपोनेंट है। वो जो थर्ड क्लोज है, द कोर्ट में ऑर्डर एनी स्कैंडलस एंड इररेलेवेंट मैटर इन द एफिडेविट टू बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड, मतलब कि कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकती है, अभी उसने अपने एफिडेविट में क्या करा है, इररेलेवेंट या फिर कोई स्कैंडलस इररेलेवेंट मैटर एफिडेविट में लिखे हैं, तो उसको स्ट्रक्ट आउट कर सकती है या फिर उसको अमेंड कर सकती है कोर्ट अपने ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 297 सेक्शन था, अथॉरिटीज बिफोर वोम एफिडेविट में बी स्वॉर्न। ओके, अब हम चलते हैं सेक्शन 298 में, प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड, मतलब कि जो प्रीवियस उसको कन्विक्शन हुई है, तो उसको एक्विटल जो कन्विक्शन हुई है, एक्विटल हुई है या फिर उसको कन्विक्शन हुई है, तो उसको कैसे प्रूव करेगा, ठीक है। इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, जो भी ट्रायल इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग चल रही है इस कोड के अंडर, ए प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल में भी प्रूव्ड, तो उसमें प्रीवियस कन्विक्शन जो एक्विटल हुई है या कन्विक्शन हुई है, उसकी जो प्रीवियस उसने पहले ऑफेंस किया था, जो अब चल रहा है उसके जो पहले वाला किया था, तो उसको प्रूव करेगा, ठीक है, दूसरी पार्टी करेगी या फिर बाय कोर्ट उसमें किया जाएगा, इन एडिशन टू एनी अदर मोड प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो इसमें मोड बताया गया प्रोवाइडेड बाय लॉ, जो बाय लॉ प्रोवाइड किया गया फॉर द
टाइम बीइंग इनफोर्स, जो इनफोर्स किए जा सकते हैं। तो उसके अंदर जो ए सब क्लोज है, by an extract certified under the hand of the officer having the custody of the record of the court in which such conviction or acquittal was held to be a copy of the sentence or order। मतलब कि जिसकी वो कस्टडी में था, जिस कोर्ट में उसका रिकॉर्ड है, ठीक है, जहां पर उसको, जिस कोर्ट में उसको कन्विक्शन हुई थी, एक्विटल हुई थी, जहां पर वो हेल्ड हुआ था, तो उसकी कॉपी, जो उसका सेंटेंस है, जो भी ऑर्डर दिया गया था बाय द कोर्ट, तो उसकी कॉपी और ऑर्डर को लाया जाएगा। उसके बेस पर उसके अंदर जाना जाएगा कि उसको कन्विक्शन हुई थी या फिर एक्विटल हुई थी प्रीवियस जो उसने ऑफेंस किया था, ठीक है। और जो बी पॉइंट है, इन केस ऑफ ए कन्विक्शन, अगर उसको कन्विक्शन हुई है तो उसमें आइदर बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल इन विच द पनिशमेंट और एनी पार्ट देयरऑफ वाज अंडरगोन और बाय प्रोडक्शन ऑफ द वारंट ऑफ कमिटमेंट अंडर विच द पनिशमेंट वाज सफर्ड। मतलब कि जो उसको कन्विक्शन हुई है, ठीक है, तो कन्विक्शन के दौरान उसमें सर्टिफिकेट लेगा, दूसरी पार्टी कैसे प्रूफ करेगी, या बाय कोर्ट उसमें क्या करेगा, ये जो दूसरी पार्टी है सर्टिफिकेट लेगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल इन विच द पनिशमेंट, जहां पर उसको पनिशमेंट हुई है, जिसके अंदर है वो, ठीक है, जिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल के अंडर है वो, और बाय प्रोडक्शन ऑफ वारंट ऑफ कमिटमेंट अंडर विच द पनिशमेंट इज वाज सफर्ड। तो उसके बेस पर वो सर्टिफिकेट लेगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल का, ठीक है, जिसके अंडर में वो है। टुगेदर विद इन विच ऑफ सच केसेस एविडेंस टू द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन विद द पर्सन सो कन्विक्टेड और एक्विटेड। तो जो हमने दो ए और बी पॉइंट बात की गई, उसमें एक्यूज्ड पर्सन के बारे में, कन्विक्ट था, एक्विटेड था, तो उसमें आइडेंटिटी ली जाती है एक्यूज्ड पर्सन की, ठीक है, इन एविडेंस। तो ये हमारा सेक्शन 298 भी हो गया। अब हम चलते हैं 299 में, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, मतलब कि रिकॉर्ड किए जाएंगे इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, जो भी एविडेंस दे रहा है, तो ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है, इफ इट इज प्रूव्ड दैट एन एक्यूज्ड पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड एंड दैट देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग हिम, द कोर्ट competent to try or committal for trial such person for the offense complaint of any in his absence examine the witness produced on behalf of the prosecution and record their deposition and may any such deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him on the inquiry into a trial for the offense which he is charged if the deponent is dead or incapable of giving evidence or cannot be found or his presence cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which order under the circumstances of the case would be unreasonable। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज ये बात करता है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि अक्यूज्ड पर्सन एब्सकॉन्ड हो गया है, मतलब कि भाग गया है, तो उसके केस में, उस केस में क्या होगा, एंड दैट देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट अरेस्टिंग, मतलब कि उसके बेस पर उसको जल्दी से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट कंपिटेंट है उसका ट्रायल चलाने के लिए, जो पर्सन उसमें, जिस पर्सन ने उसमें कंप्लेंट की है उस ऑफेंस से रिलेटेड, इन हिज एब्सेंस, जो अक्यूज्ड है वो एब्सेंट है, तो उसके बेस पर विटनेसेस को एग्जामिन किया जा सकता है, उसके एब्सेंसी में भी कहा जा सकता है कि वो प्रोड्यूस करे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, वो प्रोड्यूस करेगा अपना एविडेंस एंड रिकॉर्ड देयर डिपोजिशन, और उसको रिकॉर्ड करेंगे इन एविडेंस डिपोजिशन, जो भी उसके बयान है, एंड एनी सच डिपोजिशन में ऑन द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, जब उसको जो भी उसका बयान है उसको डिपॉजिट कर लिए गए थे, ठीक है, मतलब कि उसके बयान को लिख लिया गया था इन एविडेंस, और जब वो पर्सन अरेस्ट हो जाता है कुछ पर्सन, तो उसको बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम ऑन द इंक्वायरी, और जो वो इंक्वायरी जो चल रही है, उसको जो ट्रायल चल रहा है, उसको लाया जाएगा उसके अगेंस्ट, और विद इस चार्ज, जिस पर उसको चार्ज लगाया जाएगा, जो भी उसके अंदर चार्ज लगेंगे बाय द कोर्ट, और इफ द डिपोनेंट इज डेड, अगर पर्सन ने वो एविडेंस दिया था, ठीक है, जो भी उसने डिपोजिशन दिया था, अगर वो पर्सन डेड हो जाता है, मर जाता है, फिर वो इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए बाद में, जब वो अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसके सामने दिया जाएगा एज एविडेंस, ठीक है, और वो फाउंड नहीं होता है वह पर्सन, और इस प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, ठीक है। तो वो विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंसेस और इनकन्वीनियंस, मतलब कि उसको वो विदाउट एनी डिले, ठीक है, उसमें जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा लग जाएंगे, और ये फिर इनकन्वीनियंस है, तो इस सर्कमस्टांसेस में, इस केस के सर्कमस्टांसेस में वुड बी अनरीजनेबल, तो उस केस में उस अक्यूज्ड पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपोनेंट है जिसने अपनी एविडेंस दी थी, ठीक है, डिपोजिशन दिए थे, तो उससे अरेस्ट करने से पहले दिए थे, जब वो एब्सेंट था एक्यूज्ड पर्सन, लेकिन वो बाद में अरेस्ट कर लिया गया एक्यूज्ड पर्सन, लेकिन बाद में एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने के बाद वो जो डेपोनेंट था वो मर गया है, या फिर इनकैपेबल है, या फिर अदर कंट्री में चला गया है, तो उसको लाया जाना, वो जो केस है उसमें डिले हो सकता है, उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा लग सकते हैं, इनकन्वीनियंस है उसके केस में, तो इस सर्कमस्टांसेस में इस केस के, तो वो अनरीजनेबल है उस पर्सन को, एक्यूज्ड पर्सन को सजा देना, ठीक है।
और जो सेकंड क्लोज है, इफ इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैज बीन कमिटेड बाय सम पर्सन और पर्सन अननोन, मतलब कि अगर ये अपीयर होता है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है किसी पर्सन के थ्रू जो वो पनिशेबल है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, हैज बीन कमिटेड बाय सम पर्सन, या फिर कोई अननोन पर्सन है, तो हाई कोर्ट और द सेशन जज may direct that an magistrate of the first class shall hold an inquiry and examine a witness who can give evidence concerning the offence, and any deposition so taken may be given in evidence against any so who is subsequently accused of the offence if the deponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limits of India। मतलब कि उसमें हाई कोर्ट और जो सेशन जज है वो डायरेक्शन देगी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और वह इंक्वायरी और एग्जामिन करेगी विटनेस को, होल्ड करेगी, हु कैन गिव एविडेंस, जो एविडेंस देगा कंसर्निंग ऑफ द ऑफेंस, जो भी ऑफेंस से रिलेटेड था, एंड एनी डिपोजिशन सो टेकन बाय मे बी गिवन इन एविडेंस, और जो वो डिपोजिशन दे रहा है वह पर्सन जो एविडेंस दे रहा है उसके डिपोजिशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड किए जाने के बाद जो पर्सन है उसके अगेंस्ट कार्रवाई चलेगी, और सब्सिक्वेंटली उस अक्यूज्ड पर्सन को जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो डेपोनेंट था जिसने वो गवाही दी थी, डेड और इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर बाहर चले जाता है, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, या फिर मर जाता है, या फिर इनकेपेबल है, बाद में उस डेपोनेंट की गवाही लेने के लिए जो भी उसने एविडेंस दिए थे पहले उसके अरेस्ट करने से पहले, लेकिन वो बाद में अरेस्ट हो गया है, ठीक है, जो अननोन पर्सन था, तो उसके बेस पर उसको पनिशमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर वुड बी अनरीजनेबल नहीं है सेकेंड क्लोज में, और जो फर्स्ट क्लोज था वहां पर वुड बी अनरीजनेबल था, ठीक है। तो ये हमारा 299 सेक्शन था, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, कि जब एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाता है, वो एब्सेंट है, तो उसके दौरान एविडेंस नहीं लिया जाएगा किसी भी पर्सन का, गवाही नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 299 तक कंप्लीट हो गया है चैप्टर 23। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 24, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ओके।